नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रगतिवाद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की थी। तो प्रगतिवाद के बाद आधुनिक कविता के इतिहास का जो अगला चरण है वो है प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद के ही समानांतर, जिस तरीके से छायावाद के समानांतर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, हालावाद जैसी काव्य धाराएं विकसित हुई और छायावाद के ह्रासोन्मुख होने पर वे उत्कर्ष को प्राप्त हुई, उसी तरह से प्रगतिवाद के समानांतर, प्रयोगवाद के समानांतर एक अन्य काव्य धारा विकसित हुई जो नकेनवाद के नाम से जानी जाती है। बहुत अधिक महत्व नहीं मिला इस काव्य धारा को, इसकी अपनी कुछ सीमाएं थी जिनके कारण ये अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर नकेनवाद है क्या। तो आज के सत्र में हम प्रयोगवाद को तो समझेंगे ही, साथ ही नकेनवाद पर भी एक नजर डालेंगे ताकि उसके मूल अवधारणा हमारी समझ में आ सके। प्रयोगवाद का सत्र शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहूंगी कि हम आधुनिक कविता के इतिहास पर बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सत्र आगे बढ़े, आपको यह ध्यान में रखना है कि जो आधुनिक दृष्टि भारतेंदु युग से शुरू हुई थी, वो भारतेंदु युग जो रीतिकाल की श्रृंगार प्रिय साहित्यिक धारा से बाहर निकलकर आया था और एक नए दृष्टिकोण से उसने परिवेश को, समाज को, लोगों को, मनुष्य को देखना शुरू किया था, वहां से भारतेंदु युग से आधुनिक दृष्टि का विकास होता है। और जैसे जैसे हम पड़ाव पार करते हैं, वैसे वैसे ये दृष्टि और सूक्ष्म और बारीक होती जाती है, यानी हम इसके निरंतर गहराई में उतरते हैं। जब भी कभी हम दोस्तों किसी जल में उतरते हैं, किसी सरोवर में उतरते हैं, तो हम एकाएक बिल्कुल तल तक नहीं पहुंचते, बल्कि धीरे धीरे हम उसमें प्रवेश करते हैं और उसकी गहराई को स्पर्श करते हैं। वही स्थिति साहित्य की है, वही स्थिति जीवन की है, वही स्थिति दर्शन की भी है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। भारतेंदु युग में जो आधुनिक दृष्टिकोण था वो था परिवेश के प्रति थोड़ी सी जागरूकता आई कि अंग्रेजों के शासन की प्रशंसा भी कर रहा है कवि, उसकी आलोचना भी कर रहा है, लेकिन बहुत दबे स्वर में। उसके बाद द्विवेदी युग में एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ कि हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटने की जरूरत है, अपने अतीत को फिर से दोहराने की, उसे जीने की जरूरत है। तो वो कविता अतीत के गुणगान और उपदेश और नैतिक मूल्यों के दायरे में बंद करके रह गई। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप तीसरे चरण में छायावाद आया, जहां स्वच्छंद उन्मुक्त कवि हृदय की अभिव्यक्तियां थी। उसके बाद आया प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में छायावाद की प्रतिक्रिया थी कि छायावाद में कल्पनातिशयता बहुत बढ़ गई, कल्पना अधिक बढ़ गई जब तक वो ह्रासोन्मुख होने लगा। तो प्रगतिवाद आम आदमी से जोड़ने की कोशिश के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। अब आता है प्रयोगवाद, जो कि अगला चरण है प्रगतिवाद के बाद का। यहां दृष्टि और अधिक वैज्ञानिक, और अधिक बौद्धिक, और अधिक विस्तृत हो जाती है, गहरी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति हर बिंदु को, हर अपनी पूर्व प्राप्त मान्यता को, हर सामाजिक दृष्टिकोण को एक नए दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित होता है, ताकि वो बार बार उस स्थापित सामाजिक मूल्य को की परीक्षा कर सके, उसके प्रयोग कर सके और प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष से अपनी दृष्टि को विकसित कर सके। तो हम सबसे पहले प्रयोग शब्द को समझेंगे, उसके बाद इस काव्यधारा पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले प्रयोगवाद के विषय में जो जानना जरूरी है वो है दोस्तों, सन 1943 में अज्ञे ने एक 7 कवियों की कविताओं का संकलन प्रकाशित किया। उसका नाम था तार सप्तक। तार सप्तक। एक बात यहां तार सप्तक के संदर्भ में ही मैं आपको बता दूं कि कई लोग 4 सप्तक प्रकाशित हुए, अज्ञेय के द्वारा संकलित किए गए। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। कई लोग भ्रमवश पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक ऐसा कहते हैं, लेकिन ये गलत है। इस तरह के भ्रम को हमें अपने मस्तिष्क में नहीं रखना है। पहले सप्तक का नाम है तार सप्तक, उसके बाद जो सप्तक आते हैं वो है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक।
तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। यहां तक कि ये गलतियां परीक्षा में प्रश्न पत्रों में भी दोहराई जा रही हैं, तो इस बात की तरफ आपको जागरूक रहना है, क्योंकि ये गलती आप नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये कि सन 1943 में अज्ञे ने एक संकलन 7 कवियों की कविताओं का प्रकाशित किया और उस संकलन का नाम था तार सप्तक, और यहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत हुई। यानी प्रयोगवाद का सूत्रधार है तार सप्तक, और तार सप्तक के संकलनकर्ता संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रयोगवाद शब्द, जैसा कि हमने प्रगतिवाद के समय में भी पढ़ा था, प्रयोगवाद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, और पहला शब्द है प्रयोग और दूसरा शब्द है वाद। हम इन दोनों शब्दों को समझेंगे अच्छी तरह से। जिस तरह से हमने प्रगति और वाद को समझा था, तो वाद शब्द का अर्थ तो वही है जो हम प्रगतिवाद के समय में भी पढ़ चुके, लेकिन प्रयोग आखिर है क्या? प्रयोग जैसे विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं, हालांकि हमें पता है कि कौन सी चीज में कौन सी चीज मिलाने से क्या बनेगा, ये पहले से स्थापित कर दिया जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन फिर भी हम परीक्षण करते हैं। यानी हम बार बार अपने स्थापित सत्य को, जो पहले स्थापित किया जा चुका है, जो निष्कर्ष सर्वमान्य हो चुका है, उसे बार बार कसौटी पर कसते हैं। तो किसी भी पहले से स्थापित निष्कर्ष को, सत्य को बार बार बुद्धि की कसौटी पर कसने का नाम है प्रयोग। प्रयोग शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की पूर्व मान्य प्रकृति का पुनर्ज्ञान प्राप्त करना। अब ये वस्तु क्या है? वस्तु का अर्थ जीवन भी हो सकता है, संसार की कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी सृष्टि का कोई भी तत्व वस्तु हो सकता है, कोई भी विश्वास हो सकता है, कोई अंधविश्वास हो सकता है, कोई भी विचार हो सकता है। तो यहां वस्तु के द्वारा इन सारी बातों की ओर संकेत किया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब वस्तु की कौन सी प्रकृति की हमें परीक्षा करनी है? वो प्रकृति वस्तु की जो पहले से स्वीकृत हो चुकी है समाज में, यानी जिसे पहले से स्वीकार किया जा चुका है। एक सरोवर है, उदाहरण के तौर पर एक सरोवर है, उसमें जल है, और सब पहले से ही प्रमाणित कर चुके हैं कि इस सरोवर में बहुत शीतल बर्फ के जैसा ठंडा पानी होता है। लेकिन फिर भी हम, एक तो 2 तरह के मनुष्य होते हैं, एक तो वे जो सरोवर के निकट जाकर उसके जल को देखें, अच्छा इसका पानी ठंडा है, और हम सुनी सुनाई पहले से स्थापित उस मूल्य को, उस जीवन मूल्य को, उस अवधारणा को स्वीकार कर लें। तो ये क्या हुआ? पूर्व मान्य सत्य को स्वीकार कर लेना। लेकिन दूसरी तरह के लोग वो भी होते हैं जो सरोवर के पास खड़े रहकर केवल जल को देखें नहीं, बल्कि उसमें अपना हाथ या उसमें अपना पैर प्रवेश कराकर उसकी परीक्षा करें कि क्या वाकई ये बर्फ की तरह ठंडा है। तो वो है वास्तव में प्रयोग। तो जब किसी भी स्थापित धारणा को, स्थापित सत्य को, स्थापित मान्यता को बार बार हम बुद्धि की कसौटी पर कसते हैं कि इससे प्राप्त निष्कर्ष कितने सही हैं, जो पहले से स्थापित हो चुका है उसमें कितनी उचित है, कितना अनुचित है, तो उसे हम प्रयोग कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि प्रयोग शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रयोग शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की पूर्व मान्य प्रकृति का पुनर्ज्ञान प्राप्त करना। पुनर् यानी जो ज्ञान हम पहले से प्राप्त कर चुके हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पहले के मनुष्यों के द्वारा, जो प्रयोग के द्वारा जो मूल्य निष्कर्ष स्थापित हो चुके हैं, उन सबको फिर कसौटी पर करना, बार बार उनसे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करने का नाम है प्रयोग। आगे चलें। अब वाद वही है। वाद का अर्थ है किसी सिद्धांत, किसी मत के आग्रह या किसी संकुचित विचारधारा के दायरे में बंध करके सोचना वाद है। यानी प्रयोग जितना स्वतंत्र है, जितना खुला हुआ है, वाद उसके खुलेपन को उतना ही सीमित एक निश्चित दायरे में कैद कर देता है। क्योंकि जब भी किसी शब्द के साथ वाद जुड़ जाता है तो वो किसी एक विशेष दृष्टिकोण का सूचक हो जाता है। इस बात को हम पहले भी समझ चुके हैं। अगला बिंदु है प्रयोग का उद्देश्य है सत्यान्वेषण और उससे प्राप्त सत्य का ग्रहण। अब दोस्तों, सत्य शब्द को यहां समझने की जरूरत है कि ये सत्य आखिर है क्या। तो देखिए, सत्य ज्यादातर हम लेते हैं कि सच बोलो, हमेशा जो कुछ वास्तव में हुआ है उसे बोलो। यहां उस सत्य से इसका कोई मतलब नहीं है। इस सत्य का मतलब है कि जो निष्कर्ष हमको कसौटी पर कसने के बाद, प्रयोग करने के बाद प्राप्त हुए, वो सत्य यहां सत्य है। सत्य का अन्वेषण यानी सत्य प्लस अन्वेषण,
तो दो टुकड़े करेंगे सत्यान्वेषण के, सत्य प्लस अन्वेषण यानी सत्य यानी वास्तविक स्थिति, अन्वेषण यानी खोज। तो सत्य की खोज से यहां पर मतलब है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसको बार बार बौद्धिक दृष्टिकोण से तोल कर देखना, उसका मूल्यांकन करना कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है, और वो जो निष्कर्ष हमने उसे दृश्य को देख करके प्राप्त किए हैं वो हमारे कितने सही हैं। तो बार बार किसी भी स्थिति को जानने की कोशिश सत्यान्वेषण है, और उससे जो सत्य प्राप्त हो, सत्य यानी एक तरह से आप सरल शब्दों में समझ लीजिए, प्रयोग से जो निष्कर्ष सामने आए वो जो सत्य है उनको स्वीकार करना, क्योंकि हमने अभी अभी प्रयोग किया और जो निष्कर्ष हमारे सामने आया है उस प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष से बड़ा सच हमारे लिए और कोई हो नहीं सकता। प्रयोग एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थिति को, किसी भी दृश्य को, किसी भी अनुभूति को बुद्धि की कसौटी पर कसने की प्रक्रिया है। बुद्धि की कसौटी पर क्यों कसना है? क्योंकि आधुनिक दृष्टि का मतलब ही वही है कि हम अंधविश्वास में ना पड़ें। हम जो भी स्थिति हमारे सामने कुछ अलग सी दिखाई दे, हम उसकी गहराई में जाकर उसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए प्रेरित हों। ये एक प्रयोग की प्रक्रिया है। तो प्रयोग एक प्रक्रिया है, उद्देश्य नहीं है। यानी केवल प्रयोग करना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार अपने जीवन को ढालना उद्देश्य हो सकता है, उस मार्ग पर आगे बढ़ना उद्देश्य हो सकता है। प्रयोगवादियों की रचना कर्म की आधार भूमि प्रयोग की प्रक्रिया के आधार पर पारंपरिक मान्यताओं का पुनः अन्वेषण और पुनर्परीक्षण करना। अब जो प्रयोगवादी साहित्य, जो प्रयोगवादी कविता हिंदी साहित्य में लिखी गई, उसका आधार क्या था? उस रचना कर्म का आधार क्या था? उस रचना कर्म का आधार था कि प्रयोग की प्रक्रिया के आधार पर जितनी भी हमारी पुरानी मान्यताएं हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी हैं, उन मान्यताओं को फिर से खोजना। खोजने का मतलब क्या है? मान्यताएं तो हमारे सामने हैं, हमारे जीवन का अंग है, लेकिन उन्हें खोजने का मतलब है कि उनकी औचित्य को, उनकी आज के जीवन में प्रासंगिकता को बुद्धि की कसौटी पर कसना, कि ये हमारे जीवन में, हमारे जीवन के विकास के लिए, हमारी सृष्टि के विकास के लिए कितनी सही है, कितनी उपयोगी है, कितनी नहीं। जो उपयोगी है उन्हें हमें साथ लेकर चलना है, और जो अनुपयोगी है उन्हें पीछे छोड़ देना है। ये प्रयोग है अन्वेषण, और अन्वेषण करना और बार बार उसको बुद्धि की कसौटी पर कसना। अक्सर मैं आधुनिक दृष्टिकोण के विषय में एक उदाहरण दिया करती हूं। मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था कि बिल्ली रास्ता काटती है। हमारे यहाँ मान्यता है, रूढ़ी है, अंधविश्वास है कि बिल्ली के रास्ता काटने का मतलब है कि कुछ अशुभ होने वाला है, यानी जिस उद्देश्य से हम जा रहे हैं वो उद्देश्य संभवतः उसमें कोई रुकावट आने वाली हो या वो पूरा होना। तो एक तो स्थिति वो है कि हम बिल्ली के रास्ता काटने पर लौटा लें अपने कदम और घर में बैठ जाएं, थोड़ा इंतजार करें कि वो दुष्प्रभाव समाप्त हो और उसके बाद हम घर से अपने किसी अच्छे महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें। लेकिन एक स्थिति ये भी है दोस्तों कि हमारे मन में ये सवाल उठे कि हम इतने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से ये सुनते चले आ रहे हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ अशुभ होगा। एक बार हम जाकर तो देखें कि वास्तव में ये होता है या नहीं। तो ये क्या है? ये प्रयोग की प्रक्रिया है। पूर्व स्थापित, पूर्व निर्धारित जो मान्यताएं हैं उनको एक एक बार फिर से बुद्धि की कसौटी पर कसने की प्रक्रिया है, और इसी का नाम है प्रयोग। तो ये एक बहुत छोटा अंधविश्वास को लेकर उदाहरण था। इसी तरह से साहित्य के विषय में जितनी भी अवधारणाएं हैं, उन सब अवधारणाओं को अपने जीवन के, अपने परिवेश के, इसकी स्थितियों को बार बार परीक्षण के दौर से गुजारना और उनके निष्कर्षों को बुद्धि की कसौटी पर कसना कि ये कितने प्रासंगिक हैं, कितने नहीं, यही प्रयोगवाद है। आगे चलते हैं। नए उपलब्ध सत्यों के आलोक में नई दिशा प्राप्त करना। अब ये परीक्षण करना क्यों जरूरी है? ये प्रयोग बार बार बुद्धि की कसौटी पर कसना क्यों जरूरी है? ताकि हम समय के अनुकूल, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य इस सृष्टि में दोस्तों कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर रहे। प्रत्येक वस्तु निरंतर गतिमान होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो हवा हो, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो, मस्तिष्क हो, बुद्धि हो, हर
चीज में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे परिवेश बढ़ता है, हमारा मिलने जुलने का दायरा बढ़ता है और उससे हम बहुत कुछ ग्रहण करते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो इस बुद्धि के विकास से अगर हम पूर्व निर्धारित मान्यताओं को बार बार कसौटी पर कसेंगे तो हमारा दृष्टिकोण जितना विकसित हो रहा है, बार बार उसमें कुछ नया जुड़ेगा और हमारा जीवन निरंतर गतिशील रहेगा। तो वही बात यहां प्रयोगवाद में कही गई कि नए उपलब्ध सत्य, केवल पुरानी मान्यताओं की ही को ही प्रयोग नहीं करना है, पुरानी मान्यताओं का ही पुनर्परीक्षण नहीं करना है, बल्कि जो नए उपलब्ध सत्य हैं उनसे प्राप्त जो निष्कर्ष हैं उनके प्रकाश में अपने जीवन को नई दिशा देनी है। चाहे वो जीवन हमारा मनुष्य का मानवीय जीवन हो, चाहे किसी साहित्यकार का रचनाकार। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद शब्द उन कविताओं के लिए रूढ़ संकेतक। अब बात आती है, ये तो प्रयोग शब्द पर एक विस्तृत चर्चा हो गई, अब बात आती है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का अर्थ क्या है। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद शब्द उन कविताओं का रूढ़ संकेतक बनकर आया जिनमें क्या था, नया भावबोध था, यानी नई भाव बिंदुओं को लेकर के कविताएं लिखी गई, नई संवेदनाएं थी, यानी मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं उनको नए रूप में अभिव्यक्त किया और इनकी अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त नया शैल्पिक चमत्कार था। यानी जो कविता का ढांचा पहले से स्थापित था उसके विरुद्ध जाकर नए शिल्प में, नए रूप में कविता को नई भावनाओं के साथ, नई अनुभूतियों के साथ अभिव्यक्त किया गया प्रयोगवाद में। और ऐसी जितनी कविताएं लिखी गई उन कविताओं को प्रयोगवादी कविताएं कहा गया, यानी उन्हीं के लिए प्रयोगवाद शब्द प्रयोग में लाया गया। आगे चलें। तार सप्तक के कवियों ने प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है, प्रयोगवाद का नहीं। दोस्तों, ये चर्चा हमने प्रगतिवाद के संदर्भ में भी की थी। यानी तार सप्तक के जो 7 कवि हैं वे अपने आप को प्रयोगशील कवि मानते हैं। प्रयोगशील, प्रयोग के साथ जब शील शब्द जुड़ता है तो शील शब्द किसका बोधक है? शील शब्द बोधक है व्यवहार का, आचरण का। यानी उनके व्यवहार में प्रयोग धर्मिता है, उनकी प्रवृत्ति है कि निरंतर बुद्धि की कसौटी पर कसकर ही आगे बढ़ना है। तो वो तो एक प्रवृत्ति हो गई, एक उनके स्वभाव का एक दृष्टि बिंदु हो गया प्रयोगशील होना। लेकिन जब हम कहते हैं प्रयोगवाद तो इसका मतलब है किसी निश्चित दृष्टिकोण, बने बनाए दृष्टिकोण के सांचे में घिर करके किसी बात पर सोचना। तो प्रयोगवादी जितने भी कवि हैं उन्होंने, तार सप्तक के जो कवि हैं उन्होंने प्रयोगवाद के स्थान पर प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है, प्रयोगवाद शब्द का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया। तो प्रयोगवाद शब्द का पहला प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया और उन्होंने एक निबंध लिखा प्रयोगवादी रचनाएं नाम से, जिसमें प्रयोगवाद शब्द को उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद, इस बिंदु पर भी बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है बार बार कि नंद दुलारे या प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा। तो आपको ध्यान में रखना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कह करके पुकारा। प्रयोगवाद पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा टीएस इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रभाव दृष्टिगत होता है। इन दोनों बातों को अच्छी तरह से ध्यान में, क्या है ये फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद? फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद दोस्तों ये बात बताता है, बिल्कुल सारांश में, संक्षेप में, निष्कर्ष, बहुत गहराई में हम नहीं जाएंगे। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद बताता है कि मनुष्य के मन के बहुत सारे स्तर होते हैं। तो जितनी भी अतृप्त इच्छाएं होती हैं मनुष्य की, वो अतृप्त इच्छाएं कुंठाओं को जन्म देती हैं। और जब वो कुंठाएं बहुत अधिक ज्यादा जम जाती हैं मनुष्य के हृदय में, अचेतन मन में, तो वही आत्मालोचन को जन्म देती हैं। आत्मालोचन का अर्थ है अपने व्यक्तित्व के विषय में सोचना। और वही आत्मालोचन जब एक ही दृष्टि, एक ही दायरे में बैठकर सोचता रहता है व्यक्ति, तो वही आत्महीनता की भावना उत्पन्न कर देती है। फिर ये विकसित होकर एक रोग बन जाती है। तो आत्मघृणा, यानी व्यक्ति अपने आप से घृणा करने लगता है, उसे लगता है कि मेरे व्यक्तित्व में कुछ भी अच्छा है नहीं। तो ये फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है। मोटे तौर पर, गहराई में बहुत सारे बिंदु हैं, पर उतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात है टीएस इलियट का निर्वैयक्तिकता सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता शब्द से ही आप जान लेंगे, यानी व्यक्ति से रहित होना, व्यक्तित्व से रहित होना। तो
कविता के अर्थ में निर्वैयक्तिकता सिद्धांत को इस तरह से समझ लेंगे कि कवि अपने किसी निजी सुख दुख से बहुत ज्यादा प्रभावित है, मान लीजिए बहुत दुखी है, उसके जीवन में बहुत दुखद घटना हो गई, तो वो अपनी गहराई में जाकर उस दुख में डूबा हुआ है, अचानक उस दुख से ऊपर उठने लगता है। वो जब बहुत ज्यादा दुख में डूबता है, उससे ऊपर उठने लगता है, तो जैसे जैसे उसकी विचार, उसकी भावभूमि ऊपर उठेगी, वैसे वैसे वो अपने निजी दुख से ऊपर उठने लग जाएगा, यानी अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठने लग जाएगा। और जब अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठ करके वो कोई भी सृजन करेगा, तो उसमें व्यक्तित्व का अंश ही नहीं होगा, और व्यक्तित्व का अंश नहीं होगा तो वो जो कृति होगी वो समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि जो निष्कर्ष आएंगे उसमें कवि की निजी अनुभूतियों के स्थान पर उन निजी अनुभूतियों का विकसित रूप, उदात्त रूप हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टी.एस. इलियट का मानना था कि कविता वास्तव में कवि की निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व से पलायन है, एक एन एस्केप फ्रॉम द पर्सनैलिटी, उन्होंने इस तरीके से कहा। तो वही निर्वैयक्तिकता सिद्धांत है। इस पर भी विस्तार से काव्य शास्त्र के सत्र जब होंगे तो हम बहुत गहराई से इसको पढ़ेंगे। तो अभी आपको यही समझ लेना है। आप इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो जब आप पहाड़ की तलहटी में हैं, तो आपके पैर जमीन से हैं, जमीन पर टिके हैं, जमीन की हर चीज आपको एक अपने आसपास दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आप पहाड़ की ऊंचाई पर जाते हैं, आप जमीन से दूर होते जाते हैं, और आपका जिन चीजों को जमीन पर खड़े होकर देखने का जो दृष्टिकोण था, वो दृष्टिकोण आपका बदलता जाता है, आपको हर चीज नए रूप में दिखाई देती है। और जब आप पर्वत के शिखर पर होते हैं, तो आप जमीन को भी बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं, यानी जमीन से ऊपर उठ करके पूरी समभाव से किसी भी चीज को देखना। ऐसा जब कवि भावनात्मक स्तर पर करता है कि अपने निजी सुख दुख से ऊपर उठकर समदृष्टि से वो सारी जनता के भावों को महसूस करता है, अपने भीतर उसे जीता है, तब वो निर्वैयक्तिकता की स्थिति में होता है। कुछ कुछ ये सिद्धांत वैसा ही है जो हम साधारणीकरण में रस सिद्धांत में पढ़ते हैं, यानी हम कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई रोने का कोई दुख भरा दृश्य है, और हमारी आंखों से आंसू बहने लग जाए, तो वो आंसू बहना क्या है कि हम भूल गए कि हम क्या हैं। हम ये भूल गए कि इस जो दृश्य सामने घटित हो रहा है, ये वास्तव में हमारे जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। हमें वो सामने का दृश्य स्वयं अपना, हम इतने उसमें डूब जाते हैं कि हमें वो अपना लगने लगता है, और उसके सुख दुख के हम बराबर के साक्षी होते हैं, बराबर के भागीदार होते हैं। तो वही कुछ कुछ वही स्थिति यहां इस निर्वैयक्तिकता सिद्धांत में है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। आगे चलें। प्रयोगवाद पर फ्रांस के प्रतीकवाद आंदोलन का भी प्रभाव स्वीकार किया गया है। देखिए, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद हो गया, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता सिद्धांत हो गया, और प्रतीकवाद, यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन किन सिद्धांतों का प्रभाव इस पर माना गया है। प्रतीकवाद क्या है? प्रतीकवाद यह है कि प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करना प्रतीकवादी आंदोलन है। तो प्रतीकवाद आंदोलन का प्रभाव भी यहां स्वीकार किया गया है। प्रतीकवाद में रचना की अभिव्यक्ति प्रतीकों में ही करने की बात की गई है। अब बात आती है कि अज्ञेय का क्या दृष्टिकोण है। हम पहले वो इन तार सप्तक में जो संकलित कवि हैं उनके विषय में क्या कहते हैं उसको हम समझेंगे, क्योंकि तार सप्तक की भूमिका प्रयोगवाद को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अज्ञेय तार सप्तक की भूमिका में क्या लिखते हैं कि तार सप्तक क्यों, किस लिए और आखिर क्या है। तो तार सप्तक में 7 कवि संकलित हैं, ये आप भूलना नहीं है आपको। सातों एक दूसरे के परिचित हैं। कवि स्वयं लिख रहे हैं अज्ञेय कि ये जो 7 कवि हैं ये एक दूसरे को जानते हैं। बिना इसके ढंग का सहयोग कैसे होता कि अगर ये सातों कवि एक दूसरे से परिचित नहीं होते तो सहयोग के स्तर पर तार सप्तक का प्रकाशन संभव नहीं था, ऐसा अज्ञेय कहते हैं। आगे चलें। किंतु इससे यह परिणाम न निकाला जाए कि वे कविता के किसी एक स्कूल के कवि हैं। स्कूल यानी किसी मतवाद, किसी विशेष आग्रह, किसी विशेष दृष्टिकोण से बंधे हुए हैं। उन सबका दृष्टिकोण एक है कविता के क्षेत्र में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को आप, इस बिंदु को बहुत ध्यान से में अपने बिठा लेंगे दोस्तों कि तार सप्तक के सातों कवि वैचारिक धरातल पर एक ही विचारधारा के समर्थक नहीं है।
उनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। आगे कहते हैं वे या के साहित्य जगत के किसी गुट अथवा दल के समर्थक हैं, बल्कि उनके तो एकत्र होने का कारण ही यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं। वे एक मंच पर यानी तार सप्तक के मंच पर वे सातों कवि क्यों हैं? क्योंकि उनका संबंध किसी एक विचारधारा से, किसी एक दृष्टिकोण से, किसी एक संगठन से नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त कर लिया हो और इसलिए वो सब क्योंकि सफल हैं, मंजिल पर पहुंचे हुए हैं, इसलिए वो एक है, ऐसा भी नहीं है। अभी राही हैं। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी राही हैं। राही कौन होता है? जो किसी भी मार्ग पर चल रहा होता है। तो आगे लिखते हैं कि ये सातों कवि अभी राही हैं, यानी ये मार्ग पर, जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन आगे वे कहते हैं राही नहीं। नहीं नहीं, राही कहना इनके लिए थोड़ा उचित नहीं लग रहा, तो कवि स्वयं कहते हैं राहों के अन्वेषी हैं। देखिए, बहुत बारीक सा अंतर है राही होने में और राहों के अन्वेषी होने में। राही होने का मतलब यह है कि रास्ता बना हुआ है, उस पर राहगीर चल रहा है, और राहों के अन्वेषी होने का मतलब यह है कि हमें उस राह की खोज करनी है जो हमारे लक्ष्य तक हमको पहुंचाए। अन्वेषी यानी खोज करने वाला। तो कवि क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि ये सातों कवि राही भी नहीं है, बल्कि कौन है? राहों के अन्वेषी हैं। यानी कौन सी राह वो है जो इन्हें इनके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगी, उस राह की खोज में लगे हुए कवि हैं ये। उनमें मतैक्य नहीं है, यानी उनके विचारधारा भी एक जैसी नहीं है। जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में उनकी राय अलग अलग है। स्वयं आगे लिख रहे हैं, समाज के विविध बिंदुओं के विषय में उनकी राय अलग अलग है। धर्म और राजनीति के विषय में उनकी राय अलग अलग है। काव्य वस्तु के विषय में उनकी राय अलग है। कैसी शैली हो कविता की, उसके विषय में उनकी राय अलग है। किस प्रकार के छंद हो, किस प्रकार की तुक हो, कवि के दायित्व क्या हैं, जितने भी बिंदु हैं इस सृष्टि के, उन पर इन सातों कवियों की एक राय नहीं है, बल्कि अलग अलग राय है। प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। यानी कवि आगे इस बात को क्यों गहराई से इतना विस्तृत रूप में बता रहे हैं? वे ये बताना चाहते हैं कि एक ही मंच पर, एक ही संग्रह में एक सातों कवियों की कविताएं संकलित होने का मतलब ये नहीं है कि वे एक हैं। वे व्यक्ति अलग अलग हैं, वे कवि हैं। केवल कवि धर्म होना उनकी समानता है, बाकी हर स्थिति में वे अलग अलग हैं। ऐसा होते हुए भी वे एकत्र संग्रहित हैं। काव्य के प्रति एक अन्वेषी दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। इनके समानता का आधार क्या बताया? कवि होना। और कैसा कवि होना? कि काव्य के प्रति एक खोजी का दृष्टिकोण, एक अन्वेषक का दृष्टिकोण होना उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है, क्योंकि वे राहों के अन्वेषी हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि प्रस्तुत संग्रह की सभी रचनाएं प्रयोगशीलता के नमूने हैं। अब एक और बात स्पष्ट करते हैं। आगे कहते हैं कि इससे बिल्कुल यह निष्कर्ष न निकाला जाए कि तार सप्तक में जितनी भी कविताएं हैं वो सब प्रयोगशीलता का उदाहरण है। ध्यान देंगे, प्रयोगवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है कवि ने, बल्कि प्रयोगशीलता का इस्तेमाल कर रहे हैं। या कि इन कवियों की रचनाएं रूढ़ी से अछूती हैं, यानी इनमें रूढ़ियां नहीं है, ऐसा भी नहीं है। या कि केवल यही प्रयोगशील है और बाकी सब घास छीलने वाले। ऐसा नहीं है कि केवल यही सातों कवि हैं जो प्रयोगशील हैं और बाकी सब घास छीलने वाले हैं, यानी बाकी सबकी काव्य रचनाएं बेकार हैं, व्यर्थ हैं। ऐसा भी नहीं है, यानी उनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। तो वैसा दावा यहां कदापि नहीं। कवि स्वयं लिख रहे हैं आगे कि वैसा दावा मैं इस प्रकाशन के द्वारा नहीं कर रहा हूं। दावा केवल इतना है कि ये सातों अन्वेषी हैं, यानी खोज करने वाले हैं, राहों के अन्वेषी हैं। तो राहों के अन्वेषी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौन सी काव्यधारा से संबंधित है? किस कवि ने इसको प्रयोग किया है? इन तीन बिंदुओं को आप ध्यान में रख लेंगे। प्रयोगवादी काव्यधारा से जुड़ा हुआ शब्द है, अज्ञेय के द्वारा इस्तेमाल किया गया, तार सप्तक की भूमिका में इस्तेमाल किया गया, और सात अन्वेषी, राहों के अन्वेषी किसे कहा गया है? तार सप्तक के सात कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि प्रयोगवाद विद्वान की दृष्टि में, विद्वानों की दृष्टि में क्या है। सबसे पहले, क्योंकि तार सप्तक के संपादक और संकलनकर्ता अज्ञेय हैं, तो अज्ञेय दृष्टि से ही जानते हैं कि आखिर जो प्रयोगवाद, प्रयोगशीलता की उन्होंने बात की, वो उनकी दृष्टि में क्या है।
अभी तक हमने जाना कि उन कवियों का क्या स्तर है। अब हम जान रहे हैं कि अज्ञेय तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद के विषय में क्या कहते हैं। तो वे लिखते हैं, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यहां पर ही शब्द रह गया है, यानी कवि स्वयं को, अज्ञेय स्वयं को प्रयोगवादी कहना बेकार व्यर्थ मानते हैं। उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, ये बात वे कहते हैं। आगे वे लिखते हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। इष्ट का मतलब जिसको हमने चाहा है। हम प्रयोगशील हैं, तो प्रयोग हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। इच्छा हमारी ये नहीं है कि हम प्रयोग को प्राप्त करें, वह साधन है, वो जरिया है, वो माध्यम है, वो साधन है कहां पहुंचने का, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा इष्ट है, उस तक पहुंचने का साधन है। और दोहरा साधन है। दोहरा साधन क्यों है? क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है, क्योंकि इस प्रयोग के द्वारा हम उस सत्य को जानते हैं जिसे कवि प्रेषित करता है, यानी जिसे कवि अपनी कविता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाता है। उस सत्य को हम जानते हैं प्रयोग के आधार पर, क्योंकि जब तक कोई भी सत्य बार बार परीक्षित नहीं हो जाएगा, उसका परीक्षण नहीं हो जाएगा, तब तक उसे अभिव्यक्ति, कविता, काव्य के रूप में अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। तो वे कवि प्रेषित करना चाहता है जिस सत्य को, उसके जानने का साधन है, क्योंकि प्रयोग के माध्यम से हम उस निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। दूसरा, वे इस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। दूसरी बात, ये प्रयोग के जरिए हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करना है, और कैसे, कौन से माध्यम से हम अभिव्यक्त करें, वो भी हमें प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात होता है। इसलिए अज्ञेय ने प्रयोग को दोहरा साधन बताया है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। वस्तु मतलब विषय वस्तु, जिस विषय को आधार बनाकर रचना लिखी जा रही है, और शिल्प जिस सांचे में ढालकर रचना प्रस्तुत की जा रही है, दोनों के क्षेत्रों में प्रयोग हमेशा लाभदायक होता है। ये मान्यता है अज्ञेय की प्रयोगवाद के विषय में। आगे चलें। लक्ष्मीकांत वर्मा, एक अन्य नई कविता के आलोचक, वे क्या लिखते हैं? वे कहते हैं, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। अब ज्ञात क्या है? ज्ञात है वो पूर्व मान्यता जिसके बारे में हम पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं, जिसके बारे में पहले से कई परीक्षण हो चुके हैं, वो तो ज्ञात है, क्योंकि उसके निष्कर्ष हमें ज्ञात हैं। चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है, ये बात हमें ज्ञात है, तो हमारे लिए ये क्या है? ज्ञात। लेकिन फिर भी हम बार बार चंद्रमा पर जाकर के और खोज करना चाहें, तो हम किस लिए जाएंगे बार बार? क्योंकि हम तो ज्ञात कर चुके। अगर हम शांत बैठ जाएंगे तो प्रयोग धर्मिता नहीं है, बल्कि हम बार बार जाते हैं, तो यानी वहां ऐसे जो और बातें हैं, जो और सत्य हैं, जो हमें ज्ञात नहीं है, उन अज्ञात चीजों को जानने के लिए हम जाते हैं। तो लक्ष्मीकांत वर्मा कहते हैं कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता का अर्थ है वो व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, वो व्यक्ति जो हर क्षण स्थापित सत्य को बुद्धि की कसौटी पर कसता है, वही वास्तव में बौद्धिक दृष्टि से जागरूक है। यह जागरूकता व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य के स्तरों पर व्यक्ति की अनुभूति की सार्थकता को भी महत्वपूर्ण मांगती है। अब ये जो बौद्धिक जागरूकता है, ये व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य, सत्य दो तरह के होते हैं। एक व्यक्ति तो आप जानते ही हैं, सत्य एक तो ये हो गया कोई भी निष्कर्ष हमने प्राप्त किया प्रयोग के द्वारा, बौद्धिक कसौटी पर कसकर किसी भी स्थिति को, वो तो सत्य हो गया। लेकिन वो सत्य जब ऊपर उठ करके पूरे समाज से, पूरी समष्टि से जुड़ जाए, तो वो हो गया व्यापक सत्य। के स्तरों पर व्यक्ति की अनुभूति की सार्थकता को भी महत्वपूर्ण मानती है। यानी बौद्धिक जागरूकता के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को स्वीकार करे, फिर उससे प्राप्त सत्य को स्वीकार करे, और उसके बाद उस सत्य के व्यापक स्वरूप को स्वीकार करे। अनुभूति की सार्थकता को भी महत्वपूर्ण मानती है। प्रयोगवाद व्यक्ति अनुभूति की शक्ति को मानते हुए समष्टि की संपूर्णता तक पहुंचने का प्रयास है। यानी प्रयोगवाद व्यक्ति की अनुभूतियों से उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति, एक कवि जो पहले व्यक्ति है, कविवाद में है, उसकी जो अनुभूतियां हैं उनको स्वीकार करता है प्रयोगवाद, और उसके माध्यम से उस व्यक्ति की अनुभूतियों को शक्ति मानता है। और वो व्यक्ति की अनुभूतियां कब ऊपर उठकर
अपने स्व के दायरे से ऊपर उठकर समष्टि यानी समाज की संपूर्णता से जुड़ जाती हैं, वही प्रयास प्रयोगवाद है, ऐसा कहना है लक्ष्मीकांत वर्मा का। प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर वह रूढ़ी का विरोधी है। यानी क्योंकि बौद्धिक जागरूकता है, हर बात को कसौटी पर कसने की जिद है, तो ऐसी स्थिति में रूढ़ियों का विरोधी तो हो ही गया, अन्वेषण का समर्थक है क्योंकि राहों के अन्वेषी हैं प्रयोगवादी। डॉक्टर धर्मवीर भारती क्या कहते हैं? डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, कि ऐसा नहीं है कि केवल बौद्धिक जागरूकता की बात कर रहे हैं तो वहां भावना ही नहीं है प्रयोगवादी कविता में, ऐसा नहीं है। धर्मवीर भारती कहते हैं भावना है वहां, लेकिन हर भावना के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हर भावना के आगे प्रश्न चिन्ह क्यों है? क्योंकि प्रयोग धर्मिता इन कवियों की आदत है, प्रयोग धर्मिता इनका दृष्टिकोण है, तो इसलिए बार बार वे हर भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसे कसौटी पर कसते हैं, उसके बाद उसे अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। यानी हमारा जो सांस्कृतिक ढांचा शताब्दियों से बना हुआ था हमारी संस्कृति का, वो चरमराने लगा है। यानी हमें एक बार फिर अपने जीवन मूल्यों, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बौद्धिकता की कसौटी पर कसने की जरूरत है कि आज के दौर में कौन से सांस्कृतिक मूल्य हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं और कौन से हमारे जीवन की मार्ग की रुकावट बन रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न चिन्ह उसी की अभिव्यक्ति है। आगे चलें। श्री गिरजा कुमार माथुर लिखते हैं, प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण। देखिए वही बात हो गई, साधारणीकरण जो रस सिद्धांत में होता है, करने में कविता को नवानुकूल माध्यम देना जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। संक्षेप में इस विचार का अर्थ यह है दोस्तों कि प्रयोगवादी जो प्रयोग करते हैं, यानी बुद्धि की कसौटी पर जब किसी भी बात को परखते हैं, तो उसका लक्ष्य होता है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभव करना। कोई भी व्यक्ति पूरे सामाजिक सत्य का एक साथ अनुभव अपने हृदय में नहीं कर सकता, इसलिए खंड अनुभव की बात करते हैं गिरजा कुमार माथुर। और जब वो खंड खंड टुकड़े टुकड़े अनुभूतियां जुड़ करके एक व्यापक रूप धारण कर लेती हैं, तब वो अभिव्यक्ति के योग्य बनती हैं। ये कहना चाह रहे हैं गिरजा कुमार माथुर। कविता को नवानुकूल, और फिर क्या करना? पहले तो खंड अनुभवों को प्राप्त करना, फिर उनको उस लायक बनाना, उन खंड अनुभवों को, कि उनसे जिनके लिए वो कविता लिखी जा रही है यानी जन साधारण, उनके साथ अपनी आप को अनुभव कर सके, अपनी भावनाओं का मेल कर सके, यानी उन्हें अपने हृदय में अनुभव कर सके। तो उसके लिए नई कविता के अनुकूल जो नए मानदंड हैं, जो नए माध्यम हैं, उनको स्वीकार करना, उनकी तलाश करना प्रयोगवाद का काम है, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण हो सके। क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है जिससे कवि जो अनुभूति अपनी व्यक्त करना चाहता है, वो अनुभूति ऐसी हो जो सभी के समझ में आने लायक हो। सर्वबोधगम्य यानी सभी की समझ में आने लायक। अब अनुभूति का सभी की समझ में आने लायक होने से मतलब क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति जिस अनुभूति को कवि अभिव्यक्त कर रहा है, उसे अपने हृदय में अनुभव करे और महसूस करे कि अरे ये तो उसकी भी अनुभूति है। वो है सर्वबोधगम्य अनुभूति। अभी जितने भी मत हमने विद्वानों के प्रयोगवाद के विषय में पढ़े, उनसे क्या निष्कर्ष हमें मिलते हैं? सबसे पहला बिंदु दोस्तों ये है कि प्रयोगवाद अब तक प्रचलित काव्य धाराओं से भिन्न एक काव्य प्रयत्न है। यानी पूर्ववर्ती जितनी भी काव्य धाराएं प्रचलन में रही हिंदी साहित्य जगत में, उन सब से अलग एक काव्य प्रयत्न के रूप में सामने आता है प्रयोगवाद। दूसरा बिंदु है, इसमें व्यक्ति सत्य, बौद्धिकता और युगानुरूप अभिव्यक्ति के नए माध्यमों की तलाश की गई है। यानी व्यक्ति सत्य, क्योंकि राहों के अन्वेषी हैं तो व्यक्ति सत्य की बात करते हैं, बौद्धिकता की बात करते हैं, और युग के अनुकूल अभिव्यक्ति हो, समय के अनुकूल अभिव्यक्ति हो, अभिव्यक्ति के माध्यम भी बदले जाएं, इसकी बात भी यहां की गई है। यहां प्रयोग साधन है, साध्य नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रयोग को ये अपने लक्ष्य तक, अपने इष्ट तक पहुंचने का माध्यम मानते हैं। ये साध्य का मतलब है लक्ष्य, मोटे अर्थ में इसको समझ लीजिए। जिसे प्राप्त करने की, साधने की इच्छा हो, ललक हो, वो साध्य है यानी लक्ष्य।
इसमें अन्वेषण प्रधान है। यह अन्वेषण सत्य का है, ये बात स्पष्ट हो चुकी। यहां सत्य का अर्थ है, अब सत्य का अर्थ क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया कि सत्य का अर्थ है स्थापित मान्यताएं, तथा अन्वेषण का अर्थ है स्थापित मान्यताओं का पुनर्परीक्षण। इसे अपने हृदय में बिठा लीजिए, प्रयोगवाद को समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। प्रयोग सत्य को जानने का साधन है। अब यहां कहा गया कि प्रयोग साधन है, तो प्रयोग किस बात का साधन है? सत्य को जानने का साधन है। प्रयोगवाद के उदय के कारणों के विषय में विद्वान क्या कहते हैं? सबसे पहले डॉक्टर देवराज की बात करते हैं। वे लिखते हैं कि पुरानी कविता रूढ़िग्रस्त और अरोचक हो उठी थी। दूसरे, काव्यधारा को जनभाषा के निकट लाना था, अथवा काव्यगत निबद्ध अनुभूति को जन जीवन के संपर्क में लाना था। अतः बदलते हुए जीवन की नई संभावनाओं के उद्घाटन के लिए अथवा नए मूल्यों की प्रतिष्ठा और नवीन प्रयोग के लिए प्रयोगवाद का जन्म हुआ। यानी उनका कहना है कि पुरानी जो कविता थी वो रूढ़िग्रस्त हो गई थी, यानी एक सांचे में ढलकर रह गई थी। उस सांचे से आगे बढ़ने की उसकी जो गति थी, उसकी जो विकास की प्रक्रिया थी, वो रुक गई थी। और यही कारण है कि वो जनसाधारण को रुचिकर नहीं लग रही थी, प्रिय नहीं लग रही थी। यही कारण है कि प्रयोगवाद का जन्म हुआ। तो पहली बात, पुरानी कविता का रूढ़िग्रस्त होना, अरोचक होना। दूसरी बात, काव्य धारा में जो भाषा प्रयुक्त हो रही थी वो भाषा जनसाधारण की भाषा नहीं थी। तो भाषा के स्तर पर कविता को जनसाधारण की भाषा के निकट लाने की जरूरत थी, इसलिए भी प्रयोगवाद का जन्म हुआ। बिना काव्यगत निबद्ध अनुभूति को जनजीवन के संपर्क में लाना था। यानी काव्य में जो अनुभूतियां कवि अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो अनुभूतियां इतनी सहज रूप में अभिव्यक्त हो सके कि जनता, जनमानस उसे अपने हृदय में अनुभव कर सके। इसलिए बदलते हुए जीवन की नई संभावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, क्योंकि परिवेश बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, वातावरण बदल रहा है, तो उस स्थिति में उनकी अभिव्यक्ति के लिए और नए मूल्यों की स्थापना के लिए, नए प्रयोगों के लिए प्रयोगवाद का जन्म हुआ, ताकि हम अपने बदलते हुए परिवेश को नए दृष्टिकोण से देख सकें। ये कहना है डॉक्टर देवराज का। आगे चलें। कवि दिनकर क्या कहते हैं? कवि दिनकर कहते हैं, जब प्रगतिवाद के नाम पर साहित्य में कनस्तर बजाए जाने लगे। कनस्तर बजाए जाने, इसकी चर्चा मैंने पिछले सत्र में भी की थी। कनस्तर बजाने का मतलब क्या है? कनस्तर बजाने, देखिए हम जब, जैसे पुराने समय में जब भी राजा को कोई सूचना आम आदमी को देनी होती थी तो वो ढोल बजा करके सूचना, मुनादी पिटवाया करते थे। तो कनस्तर बजाने का वही मतलब है कि विज्ञापन करने की प्रवृत्ति, कि सबको पता चल जाए कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। यानी कविता जब विज्ञापनी कविता हो गई, विचारों का विज्ञापन करने लायक हो गई। और कौन से विचार? एक सांचे में ढले हुए विचार। ये बात यहां दिनकर कहना चाहते हैं। तो वे कहते हैं, जब प्रगतिवाद के नाम पर साहित्य में कनस्तर बजाए जाने लगे और साहित्यिक मूल्यों का ह्रास होने लगा, तब यह आवश्यक हो गया कि हिंदी में कला और शैली के हिलते हुए महत्व को फिर से सुस्थिर किया जाए। यानी जो कला के मानदंड है, मूल्य है, उनको फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि कविता का ह्रास होने लगा था, पतन होने लगा था। यही प्रयास धीरे धीरे बढ़कर प्रयोगवाद बन गया। ये कवि दिनकर का कहना है। आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े संघर्षों, बड़े व्यक्तियों या समुदायों, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण नहीं किया। इतिवृत्तात्मक काव्य हम द्विवेदी युग में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जब सिर्फ और सिर्फ दोहराया जाए, वर्णन किया जाए केवल, और उसमें से कोई सांकेतिक अभिव्यक्ति ना हो, तो वो इतिवृत्तात्मक काव्य होता है। तो इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण नहीं किया उसने। व्यक्ति के अंतः संघर्षों, क्षणों की अनुभूतियों और सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी संवेदनाओं और मन की विभिन्न स्थितियों को लेकर छोटी छोटी तीव्र प्रभावशाली कविताएं लिखी, फ्लैश दिए। यानी प्रयोगवाद में बड़ी बड़ी घटनाओं का विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं होता, बल्कि कवि के आंतरिक हृदय, मनुष्य के जो आंतरिक संघर्ष हैं, उसकी क्षण भर की जो अनुभूतियां हैं, बारीक से बारीक जो उसकी संवेदनाएं हैं, उनकी छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में की गई। आगे चलें। कला में मूल प्रश्न विषय की महत्ता या लघुता का नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि कला में, यानी साहित्य में, कला से यहां मतलब है साहित्य सृजन की कला, तो कला में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, बल्कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उसे ईमानदारी के साथ जीकर व्यक्त करना है। अब ये जीकर व्यक्त करना क्या है? जीकर व्यक्त करना यह है कि परिवेश में, पहली बात तो साहित्यकार स्वभाव से संवेदनशील होता है। तो परिवेश में अगर कुछ भी गलत घट रहा है तो उस परिवेश के उस संघर्ष को
वो अपने भीतर महसूस करता है। और जब वो अपने भीतर महसूस करता है और उसकी अनुभूति बहुत प्रबल हो जाती है, तो उसे लगता है कि ये जो स्थिति परिवेश में हो रही है वास्तव में उसके अपने साथ घटित हो रही है। तो उसे वो स्वयं उस स्थिति को जीता है और उसके बाद उसे अभिव्यक्त करता है, तो उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही ईमानदार होती है जैसे वो अभिव्यक्ति किसी अन्य की नहीं बल्कि उसकी स्वयं की अनुभूति पर आधारित हो। ये अर्थ है ईमानदारी से साथ जीकर व्यक्त करने का। लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत करके प्रयोगवादी कविता ने उसके प्रति सहानुभूतिमय दृष्टि से सोचने के लिए एक नया रास्ता खोला। यानी लघु मानव क्या है? लघु मानव वही है जो साधन संपन्नहीन जीवन बिता रहा है, जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन इसे जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। उसके लिए यहाँ नई कविता में, आगे जब हम नई कविता पढ़ेंगे, उसमें लघु मानव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आगे चलें। स्पष्ट है कि कविता को कलात्मक सौष्ठव और स्वस्थ सामाजिकता प्रदान करने के लिए प्रयोगवाद का उदय हुआ। एक डॉक्टर नगेंद्र का निष्कर्ष ये निकलता है कि कलात्मक सौष्ठव को स्थापित करने के लिए या स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रयोगवाद उत्पन्न हुआ। प्रयोगवाद पर पाश्चात्य साहित्य का देखिए 3 प्रभाव तो हम पहले पढ़ चुके। कौन कौन से? फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और फ्रांस का प्रतीकवाद। अब कुछ और बात यहां की जा रही है। प्रयोगवाद पर पाश्चात्य साहित्य का भी प्रभाव पड़ा। कुछ समीक्षक इसे पश्चिम के रूपवाद, रूपवाद को अंग्रेजी में कहा गया है फॉर्मलिज्म। रूपवाद क्या होता है? जब भाषा के सौंदर्य पर कविता में अधिक ध्यान दिया जाए तो उसे रूपवाद कहते हैं। पिछले सत्र में समझाया था। तो कुछ अंग्रेजी कविता के इमेजिस्ट मूवमेंट का, कल्पना वाद इसको हिंदी में कहा जाता है, उस धारा का रूपांतर मानते हैं, जो कि एक गलत धारणा है जिसे विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। आगे चलें। प्रयोगवाद में प्रयोग की चेतना परीक्षण और अन्वेषण पर आधारित होने के कारण बौद्धिकता की अधिक कायल है। यानी क्योंकि प्रयोग महत्वपूर्ण है, अन्वेषण महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पर बौद्धिकता को अधिक महत्व दिया गया है। अज्ञेय प्रयोगवाद को प्रयोगशील कहना अधिक सार्थक मानते हैं। इस बात को हम पढ़ चुके हैं। अब तार सप्तक में कौन कौन से कवि संकलित हैं? देखिए 7 कवि संकलित हैं। उनमें सबसे पहला नाम है मुक्तिबोध का। कविताएं सबसे पहले नेमीचंद जैन की हैं, लेकिन नाम सबसे पहले सूची में मुक्तिबोध का आता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मुक्तिबोध की 17 कविताएं तार सप्तक में संकलित है। नेमीचंद जैन की 11 कविताएं तार सप्तक में संकलित है। भारत भूषण अग्रवाल की 16 कविताएं हैं। प्रभाकर माचवे की 26 कविताएं संकलित हैं। गिरजा कुमार माथुर की 21 कविताएं हैं। रामविलास शर्मा की 20 कविताएं हैं और अज्ञेय की 20 कविताएं हैं। तो इस प्रकार ये 7 कवि हैं, इनको आप कंठस्थ कर लेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रयोगवाद में विरोध किया गया। हम इतने विस्तार से प्रयोगवाद के अर्थ को समझ चुके हैं दोस्तों कि आपको ये प्रवृत्तियां समझने में अब कोई दिक्कत होगी ही नहीं। क्या है ये वैचारिक प्रतिबद्धता? यानी किसी निश्चित बंधे बंधाई दृष्टि में किसी भी वाद के घेरे में बंद करके बात को सोचना गलत है प्रयोगवादियों की दृष्टि में। इसलिए इन्होंने वैचारिक प्रतिबद्धता का विरोध किया, क्योंकि इनका धर्म है प्रयोगशील होना। ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज का यथार्थ चित्रण किया गया। जो पतन की ओर अग्रसर मध्यवर्गीय समाज है उसके वास्तविक दृश्य प्रस्तुत किए गए। यहां जितने भी उदाहरण कविताओं के दोस्तों मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं, अधिकांशतः 99% उदाहरण तार सप्तक के कवियों की कविताओं से ही लिए गए हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको ये बिंदु समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अब देखिए नेमीचंद जैन की एक कविता है गाता है वह कलाकार। वे उसमें देख बिंदु कौन सा चल रहा है? ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज का यथार्थ चित्रण। तो किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं अपनी भावना, अपनी अनुभूति को नेमीचंद जैन में लिखते हैं, गाता है वह कलाकार जब बाहर दुनिया में फैली घनघोर विषमता एक ऐसे कलाकार की ओर संकेत कर रहे हैं जो अपने स्वयं के निजी आनंद में डूबा हुआ है और बाहर परिवेश में जो विषमता है उससे बिल्कुल अलग बैठा है। तो वो कहते हैं गाता है वह कलाकार जब बाहर दुनिया में फैली घनघोर विषमता, दिश दिश से उठ रहा भयानक चीत्कार। यानी बहुत ज्यादा यातनामय हाहाकार भरा जीवन है बाहर, उसको तो है बस अपने सपनों से ममता। लेकिन वो कलाकार कैसा है? उसे परिवेश से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल अपने सपने प्रिय हैं। इसलिए वो आनंद में डूबकर अपने आप में खोया हुआ गाता है। गाता है वह कलाकार क्या परवाह
कवि लिखते हैं उसे क्या परवाह, उसको एक और भूखे मरते लाखों प्राणी, कि वो तो अपने सपनों की दुनिया में खोया है, उसे क्या मतलब कि एक और कितने प्राणी इस परिवेश में, इस समाज में भूखों मर रहे हैं। यानी मध्यवर्गीय ह्रासोन्मुख चित्रण, समाज का चित्रण यहां अभिव्यक्त किया गया है। इसी तरह की एक कविता है प्रभाकर माचवे की गेहूं की सोच। इस कविता के माध्यम से किसान के जीवन की त्रासदी की यथार्थपरक अभिव्यक्ति है। दोस्तों, ये कविता मुझे बहुत नई लगी, क्योंकि प्रयोगशील कवि नए प्रयोगों की, नए शिल्प की भी बात करते हैं। यहां प्रभाकर माचवे फसल कट रही है खेत में, और गेहूं क्या सोच रहा है फसल कटते समय, उसके माध्यम से समाज की यथार्थ परक स्थिति की बात करते हैं। तो बहुत ही सुंदर कविता है, आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। उसका कुछ एक अंश यहां पर। तो देखिए, गेहूं सोच रहा है बहुत कुछ जाएगा लगान, कि ये जो इतना इकट्ठा हो रहा है, गेहूं सोच रहा है कि जो गेहूं की फसल इकट्ठी हो रही है कटने के बाद, इसमें से बहुत सारा हिस्सा तो लगान में चला जाएगा, कुछ जाएगा कर्ज किश्त, और कुछ जो कर्जा किसान ने ले रखा है उसकी किश्तों में चुक जाएगा, बाकी रह जाएगी झोपड़ियों की उन भूखी अंतड़ियों के लिए सूखी एक बेर रोटी। और क्या रह जाएगा? रह जाएगा बस इतना ही कि किसान का जो परिवार है, उसकी भूखी प्यासी जो आंतें हैं उसकी और उसके परिवार की, उनके लिए एक वक्त की रोटी उपलब्ध हो सके, केवल इतना ही गेहूं शेष रह जाएगा। तो कितना सुंदर किसान के जीवन की जो त्रासदी है उसका चित्रण यहां प्रभाकर माचवे ने किया। आगे लिखते हैं, क्या यह नीति खोटी नहीं? गेहूं सोच रहा है कि ये जो रिवाज है कि आधा लगान में चला जाएगा, उसके बाद कर्जे की किश्त में चला जाएगा, क्या ये नीति खोटी नहीं, कि ये स्थिति तो बहुत बुरी है। गेहूं के मोती से दाने, गेहूं सोच रहा है गेहूं के मोती से दाने जो पसीने से उगाए, कि जिस व्यक्ति ने इनको पसीना बहा बहा कर उगाया, अरे भाग आंसू के दाने सिर्फ, कि कैसी हमारे समाज की विडंबना है कि जिसने अपना पसीना बहाकर गेहूं की सुंदर मोती सी फसल पैदा की, उसी की किस्मत में आंसू के दाने लिखे हैं, यानी उसे भरपेट भोजन भी उपलब्ध नहीं हो रहा। सींचे वही खून जो लगाए वह सीने से, वो अपना खून सींच सींच करके इस फसल को सींचता रहा, और आंख मीच खाए वे कि जिन्हें जीने से उतरने में कीम खाब गढ़ती हूं। और आगे लिख रहा है कि अपना खून बहाकर, इस कलेजे से अपनी फसल को लगाकर किसान सींचता है मेहनत से, परिश्रम से अपने, लेकिन उसको आंखें बंद कर आनंद लेते हुए, आंखें मीच कर खाने का मतलब है आनंद लेते हुए खाएं वे लोग जिन्हें जीने से, यानी सीढ़ियों से उतरने में रेशमी जरीदार वस्त्र भी पैरों में चुभते हों। यानी जो ये रेशमी जरीदार वस्त्र चुभने का सांकेतिक अर्थ क्या है, कि जो बहुत अधिक विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं वे आनंद से इनको खाएंगे, लेकिन जिसने पसीना बहाया, खून बहाया, उसका परिवार एक वक्त की सूखी रोटी ही खाने का हकदार रहेगा। तो मध्यम वर्गीय किसान के जीवन की जो त्रासदी है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ प्रभाकर माचवे ने इस कविता में की है। आगे चलते हैं, जीवन की जटिलताओं के भोगे हुए यथार्थ की बौद्धिक अभिव्यक्ति, यानी जीवन में जो कुछ भी औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण जीवन में जो भी जटिलताएं हैं उनकी वास्तविक अभिव्यक्ति कवियों ने, प्रयोगशील कवियों ने की, और वो यथार्थ उनका इतना ईमानदारी से अभिव्यक्त हुआ है तो ऐसा नहीं लगता कि वह उनका स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ नहीं है। एक आत्म वक्तव्य कविता है, तार सप्तक में संकलित है, कवि है मुक्तिबोध। लिखते हैं, देखिए भोगा हुआ यथार्थ कैसे सामने आता है। मुठभेड़ करते स्वार्थों के बीच, यानी व्यक्तियों के स्वार्थ आपस में टकरा रहे हैं, भोले भाले लोगों के माथों पर घाव। स्वार्थ टकरा रहे हैं व्यक्तियों के, कौन से व्यक्ति? जो स्वार्थी हैं, पूंजीपति हैं, प्रभावशाली हैं, ताकतवर हैं, और उनके बीच में पिस रहा है कौन? भोले भाले लोगों के माथों पर घाव। यानी पीड़ा किसको झेलनी पड़ रही है? जो आम आदमी है। कुचल गए इरादों के बाकी बचे धड़, और इसका परिणाम, इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि स्वार्थ की जब मुठभेड़ हुई तो उसके मन में अपने जीवन को लेकर के जो कुछ भी बचे कुचे इरादे थे, इरादों के बाकी बचे धड़ का मतलब क्या है? धड़ यानी केवल शरीर रह गया है, सिर चला गया है, यानी आधे इरादे तो पहले ही समाप्त हो गए, बाकी बचा है शेष निर्जीव शरीर, वो भी कुचला चल गया।
अधकटे पैरों से ही लात मारकर अपने जैसे दूसरे के लिए सब करते हैं दरवाजे बंद। और हमारे समाज में क्या हो रहा है कि अपने पैरों में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का सपना पूरा होने जा रहा है तो उसके जो दरवाजे हैं, उसकी प्रगति के, उसके विकास के, अपने कमजोर पैरों को, घायल पैरों से लात मारकर उसके दरवाजे भी बंद कर देते हैं कि ये चीज, ये स्थिति जो हमें नहीं मिली वो भला दूसरे को क्यों मिले। सब करते हैं दरवाजे बंद, उल्टे दिल दिमागों में गुस्से की धुंध। इतना आक्रोश, इतना गुस्सा भरा हुआ है लोगों के समाज में, लोगों के दिमाग में। अंधियाली गलियों में घूमता है तड़के ही रोज। और ये जो समाज का अंधकारपूर्ण वातावरण है, इसमें कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सुबह सुबह रोज घूमता है तड़के ही रोज कोई मौत का पठान, मांगता है जिंदगी जीने का ब्याज। अब देखिए, ये पठान जो है वो रूढ़ी है। पुराने समय में जो पठान होते थे वो लोगों को उधार ब्याज पर ऋण दिया करते थे और वसूली के लिए वो रोज सुबह सुबह दस्तक दिया करते थे। इस तरह के प्रसंग हमें कहीं प्रेमचंद की कहानियों में भी बहुत मिलेंगे। तो उसी बात को, उसी पूर्व निर्धारित मान्यता को आधार बनाकर प्रेमचंद वो मुक्तिबोध लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है, इतना यातनामय जीवन है लोगों का कि ऐसा लगता है मानो कोई मृत्यु, क्योंकि मर रहे हैं भूखे लोग, उनको जीवन के लिए उपयोगी जो सामान है, जो आवश्यक सामान है, वो भी उन्हें नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा। तो ऐसा लग रहा है, इतनी मौतें हो रही है कि इन गलियों में, इन अंधकार से भरी हुई गलियों में मानो मौत का कोई पठान घूम रहा है जो जिंदगी जीने का भी ब्याज लोगों से मांग रहा है। यानी लोगों के जीवन की कितनी पीड़ा है, ये जो है ये कैसा है, अनुभूत भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति। अगला बिंदु, प्रयोगवाद में अभिव्यक्त जटिलताओं की अभिव्यक्ति ने कविता को दुरूह बनाया। और ये जटिलताएं जब अभिव्यक्त होने लगी तो इनके कारण प्रयोगवादी कविता कुछ कठिन हो गई, दुरूह हो गई, यानी बहुत समझने में मुश्किल होने लगी। साधारणीकरण की अपेक्षा विशेषीकरण को महत्व मिला। विशेषीकरण, साधारणीकरण क्या है कि कवि की अनुभूतियां इस तरीके से अभिव्यक्त हों कि जन सामान्य जो है वो उन्हें अपनी अनुभूतियों की तरह ग्रहण करे, ये तो साधारणीकरण है। लेकिन विशेषीकरण का मतलब है विशेष, यानी किसी विशेष व्यक्ति के विशेष क्षण की अनुभूति को अभिव्यक्त करना। फलतः कविता और पाठक के बीच दूरियां बढ़ गई, क्योंकि पाठक और कविता के बीच दूरियां कब समाप्त होंगी, जब साधारणीकरण की प्रक्रिया होगी। जगदीश गुप्त की एक कविता है ये जिंदगी के रास्ते में, इसी विशेषीकरण की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति की गई है। दोस्तों, ये कविता मैंने जानबूझकर यहां ली है, इसके कुछ एक अंश बीच में से कम कर दिए हैं क्योंकि काफी बड़ी कविता थी। इसके दो उद्देश्य हैं इस कविता को यहां प्रस्तुत करने के। पहली बात तो ये कि हम विशेषीकरण की प्रवृत्ति को समझें कि विशेषीकरण क्या है। दूसरी बात यह कि यह कविता वो कविता है जिसमें व्यक्ति अपनी निजी अनुभूतियों से ऊपर उठकर, यानी टी.एस. इलियट का जो निर्वैयक्तिकता सिद्धांत था, ऊपर उठकर समष्टि से अपने आप को जोड़ देता है। इसलिए इस कविता को यहां अभिव्यक्त लिखा गया है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, जगदीश गुप्त कहते हैं, ये जिंदगी के रास्ते केवल तुम्हारे वास्ते, यानी बिल्कुल निजी अनुभूति, अपनी पर्सनल एकदम फीलिंग है। ये जिंदगी के रास्ते केवल तुम्हारे वास्ते। मैं सोचता था एक दिन कि मैं सोचता था कि ये मेरी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से तुम्हारे लिए है। केवल तुम्हारे स्नेह की अमराइयों में घूम करके, तुम्हारे प्यार की छाया में घूमकर मैं अपना जीवन बिता दूंगा। यही मेरे जीवन का सबसे आनंदपूर्ण क्षण है। यानी कवि की व्यक्तिगत अनुभूति, यानी विशेषीकरण, किसी व्यक्ति विशेष की अनुभूति, केवल तुम्हारे रूप की परछाइयों में झूमकर और तुम्हारे सौंदर्य की परछाइयों में झूमकर अपने जीवन को आनंद से भरा हुआ मैं बिता दूंगा। कवि लिखते हैं विशेषीकरण। आगे लिखते हैं, सब बीत जाएगी उम्र में सोचता था एक दिन, और ऐसे ही इतने सुंदर वातावरण में, तुम्हारे प्यार की छाया में, तुम्हारे रूप की छाया में मैं आनंद से अपनी जिंदगी बिता दूंगा, ऐसा मैं सोचता था एक दिन। ये तो हो गया विशेषीकरण। आगे चलते हैं। यानी कवि अपने आप में सिमटा हुआ है, अभी वो व्यक्ति है, निर्वैयक्तिक नहीं हुआ। आगे चलते हैं। हारा थका सा शीश पत्थर पर किसी तरु छाह रखकर जरा सी देर चलना है मरण की राह में। अब व्यक्ति जो कवि है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है, अपने परिवेश को देख रहा है और उसे समझ में आता है कि जीवन तो क्षणभंगुर है।
जीवन की सच्चाई केवल प्रेम और सौंदर्य की छाया में जीवन बिता देना नहीं है। तो उसे क्या लगता है, हारा थका सा थक गया है, शीश किसी पत्थर पर किसी तरु छाया में रखकर जरा सी देर चलना है, यानी जीवन के संघर्षों से जूझते हुए थोड़ी दूर चलना है मरण की राह में। और ये जिंदगी कहां ले जाएगी, मृत्यु की ओर ले जाएगी। यानी इस वास्तविकता से सृष्टि का जो क्रम है जीवन और मृत्यु का, उससे रूबरू होता है कवि अपने व्यक्ति से ऊपर उठकर। आगे क्या सोचता है, यह जिंदगी का सत्य सच मानो कि तुमसे भी बड़ा। और ये जो सच्चाई है कि जीवन क्षण भंगुर है, जीवन और मृत्यु का चक्र है सृष्टि में, कवि को एहसास होता है। अब देखिए वो व्यक्ति से नीचे ऊपर उठ रहा है, तो वो कहता है कि जिंदगी का, पहले तो लग रहा था कि ये सच सच कुछ तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा सौंदर्य है, यही सच है, इसी में अनंतपूर्ण जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद उसे सच्चाइयां सामने आती हैं, उसे पता चलता है कि ये जीवन तो नश्वर है, जो संसार में आया है उसे जाना होगा। तो उसे क्या लगता है, ये जिंदगी का सत्य सच मानो कि तुमसे भी बड़ा। उसे उनसे बड़ा जिस प्रेयसी की सौंदर्य की छाया में, प्रेम की छाया में वो जीवन बिताने का स्वप्न देख रहे थे, व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ा ऊपर उठते हैं तो उन्हें लगता है कि जीवन की सच्चाई तो इनसे भी बड़ी है। आगे क्या कहते हैं, इसी सत्य के आगे सभी धरती हृदय का पात्र है। कि ये जो सच है कि जीवन और मृत्यु संसार के नियम हैं, इस सत्य के आगे सारी पृथ्वी इस सत्य को भोगती है, यानी पूरी सृष्टि भोगती है। मेरा तुम्हारा स्नेह इस पथ की इकाई मात्र है, और मेरा और तुम्हारा जो प्रेम है वो इस जीवन की राह का एक टुकड़ा है, एक इकाई है, केवल संपूर्ण जीवन नहीं है, एक इकाई है। ये बोध हो रहा है, कवि अपने निजी व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ रहा है। आगे, माना हमारे स्नेह में कमी होगी, कोई कमी होगी नहीं, कि माना कि ये जिंदगी की इससे हमारा प्रेम कम नहीं हो जाएगा, माना हमारे दीप की कम रोशनी होगी नहीं, और हमारा जो प्रेम का दीपक है उसकी रोशनी भी कम नहीं होगी, वो जीवन में साथ चलेगा। लेकिन वो जीवन सारा जीवन नहीं है, वो प्रेम सारा जीवन नहीं है, बल्कि उस जीवन की एक इकाई है। लेकिन किसी भी रोशनी को बांध लेना पाप है। अब देखिए क्या महसूस हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है कवि और महसूस कर रहा है कि ये जो प्रेम की रोशनी है, इसे मैं किसी एक व्यक्ति तक सीमित क्यों रखूं। क्योंकि अगर ये प्रेम की रोशनी, ये स्नेह की छाया सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो जाए तो कितने लोगों का जीवन आनंद में हो जाएगा, कितनी सृष्टि आनंद में हो जाएगी। तो कवि को अनुभव होता है, व्यक्ति समाज से जुड़ रहा है, परिवेश से जुड़ रहा है। कवि कहता है, लेकिन किसी भी रोशनी को बांध लेना पाप है, अपने हृदय का स्नेह दुनिया को न देना पाप है। कि हृदय में जो स्नेह का मतलब वो प्यार, आप वो थिथला उछला वाला प्यार मत समझिए, बल्कि यहां स्नेह है पवित्र स्नेह, संवेदनशीलता से उत्पन्न स्नेह। तो कवि कह रहा है, अपने हृदय का स्नेह दुनिया को न देना पाप है। कि केवल एक व्यक्ति तक मेरी ये सद्भावना केंद्रित न रहे, बल्कि सारी सृष्टि को अगर मैं इस अपनी सद्भावनाएं नहीं देता तो ये पाप है। जो धूलि कण आए हमारी राह में सोना बने, कि जो भी धूल के कण आए, यानी जो भी रुकावटें आई, वो हमारे जीवन में सोना बन जाएं, यानी हमारे लिए बहुमूल्य हो जाएं। अपना पराया अब न होगा कोई हमारे सामने, यानी कभी और ऊपर उठ गया और वो कहता है कि अब हमारे लिए कोई भी अपना और पराया नहीं होगा, हम सभी को समान दृष्टि से देखेंगे। तुमने दिया सर्वस्व, मुझसे भी जरा सा दान लो। कि तुमने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया, इस सृष्टि को संबोधित भी है ये वाक्य, और प्रेयसी को संबोधित भी है कि तुमने मुझे अपना सर्वस्व दिया, आप कुछ दान मुझसे भी ले लो। सृष्टि से जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, हम जीवित रहते हैं, जल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है जिसके कारण हमारा जीवन चलता है, ऐसी बहुत सारी भोजन, जितनी भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, वो सब हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो कवि कहता है, तुमने दिया सर्वस्व, तुमने मुझे अपना सर्वस्व दिया, मुझसे भी जरा सा दान लो। अब ये दान किस रूप में देना चाहते हैं, अपने स्नेह की भावनाओं के रूप में देना चाहते हैं। इस सत्य को मैं चाहता हूं आज तुम भी मान लो। और ये जो सच्चाई है कि हमें देने का भाव भी रखना चाहिए, हम जब ले रहे हैं, हम जब लेने वाले हैं, तो हमें देने का भाव भी रखना चाहिए। इस सत्य को तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा होगा। मानो न मानो तुम सही, पर सोचता हूं मैं यही, तुम अगर मेरे इस विचार से सहमत भले ही ना हो, लेकिन मैं यही सोचता हूं कि ये जिंदगी के रास्ते सारी धरा के वास्ते। देखिए शुरुआत कैसे हुई थी, ये जिंदगी के रास्ते केवल तुम्हारे वास्ते, एक व्यक्ति पर केंद्रित था कवि का विचार। ऊपर उठ करके निर्वैयक्तिक हो गया, अपने निजी सुख दुख से ऊपर उठ गया
कवि, और कहता है ये जिंदगी के रास्ते सारी धरा के वास्ते, यानी उसे जो कुछ भी उसके पास है सद्भावनाएं, संवेदनाएं, वो उसे प्रकृति के, सृष्टि के कण कण में देनी है। प्रयोग करने की धुन में वर्ज्य विषय, जिनका विषय जो विषय नहीं बनने चाहिए थे कविता के, उन विषयों को भी यहाँ यथार्थवाद के नाम पर अभिव्यक्त किया गया। ये एक दोष है प्रयोगशील कविताओं में। क्षण के महत्व को स्वीकार किया गया, प्रत्येक क्षण, क्योंकि क्षण भोगी कवि हैं प्रयोगवादी कवि, उन्होंने प्रत्येक क्षण को, जीवन के एक एक क्षण को जीने के लिए का धर्म निभाया और उसका उन्होंने पक्ष लिया। व्यक्ति के दैनिक जीवन के चित्रों का अंकन किया गया जिनका संबंध कवि के स्व से है। और इसी क्षण के महत्व के कारण क्या, कौन सी विशेषता सामने आई प्रयोगवाद में? व्यक्ति के दैनिक जीवन के चित्र जिनका संबंध कवि के स्वयं के निजी जीवन से है। गिरजा कुमार माथुर की एक कविता संकलित है दोस्तों तार सप्तक में, चूड़ी का टुकड़ा। देखिए किस तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं कवि। कवि लिखते हैं, आज अचानक सूनी सी संध्या में, कि शाम को सूनी सी संध्या है, जब मैं यूं ही मैले कपड़े देख रहा था, कि मैं गंदे कपड़े देख रहा था, जो कि अक्सर हम लोग अपने अपने घरों में किया करते हैं, किसी काम में जी बहलाने, कि कोई काम नहीं था, मन उचाट था, तो सोचा चलो कुछ इधर उधर अपने मन को बहलाया जाए, तो गंदे कपड़े देख रहे थे, मैले कपड़े कवि। और वे लिखते हैं, किसी काम में जी बहलाने, एक सिल्क के कुर्ते की सिलवट में लिपटा, गिरा रेशमी चूड़ी का छोटा सा टुकड़ा। और एक रेशमी कुर्ते की सलवटों के बीच एक चूड़ी का टुकड़ा निकल कर आया, उन गोरी कलाइयों में जो तुम पहने थी रंग भरी उस मिलन रात में। और उसे याद आ गया कि जब वो पहली बार अपनी प्रियतमा से मिला था, और उसने, ये वही चूड़ी का टुकड़ा है जो उस समय मिलन की रात में उनकी प्रेयसी ने, उनकी प्रियतमा ने पहन रखी थी। तो बिल्कुल निजी स्व की अभिव्यक्ति, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अभिव्यक्ति, चूड़ी का टुकड़ा, उसके माध्यम से कवि की भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। तो ये भी एक प्रयोगवादी कविता की विशेषता है। आगे चले, दैनिक जीवन से जुड़े प्रेम के चित्र भी यहां अंकित किए गए हैं। सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति और बौद्धिकता के प्रति आग्रह है। गिरजा कुमार माथुर की ही एक कविता है, सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति को भी अभिव्यक्त करती है और बौद्धिक चेतना को भी अभिव्यक्त करती है। कविता का शीर्षक है दो पाटों की दुनिया, तार सप्तक में संकलित है। लिखते हैं, हर आदमी में देवता है। देखिए इस कविता का एक छोटा सा अंश है, इसमें कवि बता रहा है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सज्जन हो, कितना भी दुर्जन हो, हर व्यक्ति में सत और असत, यानी दिव्य दैवीय गुण, देवताओं के जैसे गुण, सज्जन गुण, सज्जनता के गुण, और असज्जनता के यानी दुर्जनता के गुण बराबर विद्यमान होते हैं। तो वो दो पाठ, जो दो पाठों की दुनिया, जो दो पाठ कहे गए हैं, वो दो पाठ हैं सत के और असत के। हर आदमी में देवता है और देवता बड़ा बोधा है, यानी आज के समाज की स्थिति ये है कि देवता जो सज्जनता के गुण हैं वो बोधे हैं, यानी कमजोर हैं, यानी अधिक प्रभावशाली नहीं है। हर आदमी में जंतु है, और हर आदमी में जंतु है यानी पशु है, जो पिशाच से न थोड़ा है, लेकिन वो पिशाच, वो जंतु कैसा है, वो किसी पिशाच से कम नहीं है, यानी क्या भाव हो गया, बहुत सबल है। जो असत है वो बहुत प्रबल है, और जो सत का भाव है, सज्जनता का भाव है, वो बहुत कमजोर है। हम हर देवता हमको नपुंसक बनाता है, और ये जो दिव्य गुण है वो हमें नपुंसक बनाते हैं। नपुंसक होने का अर्थ है कि सक्रियता हमारी कम हो जाती है। नपुंसक होने का अर्थ है, देखिए दोस्तों, जब हमने कामायनी के सत्र कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि अत्यधिक विलासिता के कारण देव सृष्टि का विनाश हुआ, और जिसके कारण मनु जीवित रहे, पूरी देव सृष्टि समाप्त हो गई और फिर से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो वो देवता के नपुंसक, देवतापन हमें नपुंसक बनाता है का कि व्यंजित अर्थ क्या है कि बहुत अधिक अच्छाई भी, बहुत अधिक सुख सुविधापूर्ण, विलासितापूर्ण जीवन भी हमें क्रियाहीन बना देता है। हर पैशाचिक पशुत्व नए जानवर बढ़ाता है। दूसरी ओर एक तरफ तो स्थिति यह है कि देवता की जैसी विलासिता हमको नपुंसक यानी क्रियाहीन बना देती है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जो पैशाचिक गुण होते हैं, यानी जो बुरी प्रवृत्तियां होती हैं, वो हम में जानवरों को बढ़ा देती हैं। अब कवि की पीड़ा क्या है? कवि की पीड़ा है हम क्या करें, क्योंकि हर मनुष्य में अच्छाई भी है और बुराई भी है, और बुराई प्रबल है, अच्छाई कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि अच्छाई को अभिव्यक्त होने का द्वार सही नहीं मिलता। ये आज के परिवेश की विडंबना है।
तो वो कह रहे हैं हम क्या करें, देवता और राक्षस के क्रम से कैसे छूटें। इस देवता और राक्षस का जो संघर्ष, दो पार्टों के बीच में जो मेरी चेतना पिस रही है, हर मनुष्य की चेतना पिस रही है, उससे हम कैसे मुक्त हों। ये है बौद्धिकता। किसी भी एक छोटी सी स्थिति को कि अच्छाई भी है और बुराई भी है, उसको किस बौद्धिक कसौटी पर कस रहे हैं कवि, ये बात यहां स्पष्ट हो जाती है। तो इस तरह की, इस स्तर की बौद्धिकता प्रयोगवादी कवियों में, कविताओं में अभिव्यक्त हुई है। वैयक्तिकता की चरम अभिव्यक्ति है। व्यक्ति के जीवन की समस्त जड़ता, अनास्था, पराजय, मन संघर्ष के सत्य की पूरी बौद्धिकता के साथ अभिव्यक्ति की गई है। यानी केवल ऐसा नहीं है कि केवल बहुत अच्छा है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तित्व में जो जड़ता आ जाती है परिस्थितियों के वशीभूत, जो उसकी आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, आस्थाएं, विश्वास कमजोर हो जाते हैं, आत्मविश्वास खो देता है, निराशा के घेरे में पिस जाता है, डूब जाता है, पराजित तो उसका मन हो जाता है, मन आंतरिक संघर्ष से जूझता है। इन सब की अभिव्यक्ति पूरी बौद्धिक चेतना के साथ प्रयोगवादी कविता में मिलती है। लेकिन इसके साथ ही जहां कवि अपनी अनास्था की चर्चा करता है, अपनी पराजय की चर्चा करता है, अपनी निराशा की चर्चा करता है, वहीं इसी अनास्था, इसी पराजय, इसी जड़ता और इसी अंतः संघर्ष की भटकन के बीच से वो आस्था लेकर आता है, निरंतर उलझनों को पार कर आगे बढ़ने की जिद को अभिव्यक्त करता है, सकारात्मकता से हर स्थिति को, हर जटिल स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करता है। यानी जो कविता अनास्था, निराशा और पराजय के साथ प्रारंभ होती है, अंत तक आते आते वो एक नया रास्ता उन समस्याओं से बाहर निकलने का तलाश ही लेती है। तो नया कवि गिरजा कुमार माथुर की एक और कविता, जब न युग के पास रहे उपाय तीजा, तब अछूती मंजिलों की ओर मैं उठता कदम हूं। ये दृढ़ संकल्प है कि जब संसार के पास कोई उपाय न रहे, यानी प्रगति के, आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब मैं वो संघर्षशील उठता हुआ, आत्मविश्वास से उठता हुआ कदम हूं, जो मैं अपनी अज्ञात मंजिलों, जिन मंजिलों को, जिन जीवन के लक्ष्यों को मैंने प्राप्त नहीं किया, मैं कितनी भी निराशा हो, कितनी भी हताशा हो, मैं उनसे पीड़ित होकर, उनसे घबराकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सारे रास्ते बंद ही क्यों ना हो जाए। आगे चलें। रामविलास शर्मा की तूफान के समय कविता में इसी प्रकार की आस्था और संघर्ष कर लेने की जिद की अभिव्यक्ति हुई है। देखिए, लिखते हैं, तूफान है, जीवन में हलचल मची हुई है, लेकिन कवि लिख रहा है बढ़ूंगा आगे और, कि मैं रुकूंगा नहीं, भले ही कितना तूफान आए, कितनी ही निराशा हो, बढ़ूंगा आगे और। शांत होगा जब विश्व वातावरण, अथवा यों शीश झुका खड़ा हुआ अचल एकांत स्थल पर, देखूंगा भस्मसात होती है कैसे वह अंतर ज्योति, पाता है जय कैसे मानव पर यह विकृत प्रकृति का तूफान। तो ये क्या, देखिए एक बार वापस इसको देखिए, क्या कह रहे हैं कि बढ़ूंगा आगे और, शांत होगा जब ये विष भरा जो वातावरण समाज में व्याप्त है, जब ये शांत हो जाएगा, तब मैं फिर से अपनी यात्रा आगे की लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करूंगा। या अगर मैं नहीं शुरू कर पाया तो मैं क्या करूंगा, यो सिर झुकाकर खड़ा हूंगा, अचल, बिना हिले डुले, यानी तूफान से प्रभावित होकर गिरूंगा नहीं, एकांत स्थान पर खड़ा हुआ सब कुछ देखूंगा। और क्या देखूंगा, देखूंगा भस्मसात होती है कैसे वह अंतर्ज्योति। अंतर्ज्योति क्या है, चेतना, व्यक्ति की चेतना जो सबसे अधिक शक्तिमान है, कि वो कैसे ये जो तूफान आया है, विकृतियों का तूफान, वो मनुष्य की चेतना को कैसे नष्ट करता है, कैसे दबाता है, कैसे समाप्त करता है, इसे मैं देखूंगा, देखना चाहता हूं। क्योंकि कवि ये क्यों कह रहा है, कवि इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे विश्वास है कि वो जीत उस चेतना की होगी, विकृत प्रकृति के तूफान की जीत नहीं होगी। तो ये यहाँ पर एक आस्था का स्वर, एक आशा का स्वर हमें दिखाई देता है। वस्तु और शिल्प के नए प्रयोग की बात भी प्रयोगवादी कवियों ने की। जयतु है कंटक चिरंतन, कविता में अज्ञेय कवि की जय करते हैं और कविता के क्षेत्र में वस्तु और शिल्प के नए प्रयोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उद्घोष सा करते प्रतीत होते हैं, कि मानो वे संकल्पित हैं कि उन्हें नए शिल्प का प्रयोग करना है, नए रूप में कविता को अभिव्यक्त करना है। पंक्तियां देखते हैं, कवि लिखते हैं, मैं खड़ा खोले सभी कटिबंध पिंगल के, कि जितने भी कटिबंध थे, जितने भी दायरे थे पिंगल के, उन सबको खोलकर खड़ा हो गया हूं मैं। पिंगल शास्त्र किसको कहते हैं, छंद शास्त्र को, यानी छंदों के सारे बंधन खोलकर मैं खड़ा हूं। मुक्त मेरे छंद, भाषा मुक्त तर, मुक्त तम मम भाव पागल के, कि मैं कविता में क्या करना चाहता हूं,
छंदों के शासन से मुक्त होना चाहता हूं, मेरे छंद मुक्त हैं, मेरी भाषा उससे भी ज्यादा मुक्त है और मेरे भाव उससे भी ज्यादा। देखिए 3 तरह के स्तरों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मुक्त मेरे छंद, फिर मुक्ततर भाषा, मुक्त से अधिक, छंद से अधिक मुक्त है भाषा, और भाषा भी से भी अधिक मुक्त है कौन? भाव। तो 3 स्तरों की बात कर रहे हैं। तो सब सर्वश्रेष्ठ मुक्ति कहां है? भावों में, यानी उन्मुक्त भावों की अभिव्यक्ति प्रयोगवादी कवियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उससे थोड़ी कम महत्वपूर्ण है भाषा, मुक्ततर है, और उससे कम महत्वपूर्ण है छंदों का अनुशासन। प्रकृति के सुंदर दृश्य चित्रित किए गए प्रयोगवादी कविता में। भारत भूषण अग्रवाल की फूटा प्रभात कविता उदाहरण है सुंदर प्रकृति चित्रण की। फूटा प्रभात, फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण विहग के गान, कि यानी सवेरा हो गया, दिन उगाया, बह चले, रश्मि यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रवाहित होकर पृथ्वी पर बहने लगी, ऐसा लगा। पक्षियों की कलरव गूंजने लगे, विहग यानी पक्षी, पक्षियों के गान गूंजने लगे। मधुर निर्जर के स्वर, और झरनों की तरह जो झरने बह रहे हैं प्रकृति में, उनके मीठे स्वर से सारा वातावरण गूंजने लगा। झर 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 झर। प्राची का यह अनुनाभ क्षितिज, प्राची यानी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा का ये जो लाल लालिमा से छाया हुआ, सूर्योदय के समय जो आकाश में लालिमा छा जाती है, उसी के लिए बात की गई है। अनुनाभ क्षितिज, अरुण यानी लाल रंग की आभा से रंगा हुआ क्षितिज, क्षितिज जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे। तो पूर्व दिशा का ये अरुणाभ जो क्षितिज है, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसी से ऐसा लग रहा है मानो आकाश कोई सरोवर है, सरसी यानी सरोवर है, और उसमें कोई लाल रंग का या तो गुलाब खिलाया है या कोई लाल रंग का सरसिज यानी कमल खिलाया है। तो बहुत सुंदर सूर्योदय का दृश्य यहाँ कवि ने अभिव्यक्त किया। तो इस तरह से प्रकृति चित्रण के भी सुंदर दृश्य यहाँ अभिव्यक्त हुए हैं। अब बात आती है नकेनवाद की, जिसे प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। प्रयोगवाद के समानांतर नकेनवादी एक काव्यधारा उदित हुई। नकेनवाद नामकरण किस पर आधारित है? इस धारा के 3 प्रमुख कवि हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। न, के और न, इन तीनों कवियों के पहले अक्षर को साथ में लेकर के नकेनवाद नाम बनाया गया। तो इन तीनों नामों को आप कंठस्थ कर लेंगे, प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस पर। 1956 में एक काव्य संकलन प्रकाशित किया नलिन विलोचन शर्मा ने, जिसका शीर्षक था नकेन के प्रपद्य, और उसी के द्वारा इस नकेनवाद का यानी प्रपद्यवाद का प्रवर्तन माना जाता है, सूत्रपात माना जाता है। प्रपद्यवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। नकेनवादी कवियों ने स्वयं को असली प्रयोगवादी कवि घोषित किया, क्योंकि इन्होंने प्रयोग को साधन नहीं साध्य माना। देखिए प्रयोगवादी कवियों ने क्या माना था? प्रयोगवादी कवियों ने माना था कि प्रयोग साधन है, साध्य नहीं, यानी लक्ष्य नहीं है। लेकिन नकेनवादी जो कवि थे, उन्होंने प्रयोग को साधन माना, साधन नहीं माना, बल्कि लक्ष्य माना, साध्य माना। नकेन के प्रपद्य काव्य संग्रह की भूमिका का क्या नाम है? प्रश्न पूछा जा सकता है। उस भूमिका का नाम है पसपशा, को नकेनवाद का घोषणा पत्र। नकेनवाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा जा सकता है। नकेन के प्रपद्य काव्य संग्रह की भूमिका पसपशा को नकेनवाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें प्रपद्यवाद के मूल सूत्रों की घोषणा की गई है पसपशा में। यह उद्घोषणा 12 सूत्री है, यानी 12 सूत्री, यानी इसमें 12 सूत्र नकेनवाद के बताए गए हैं। पटना का मासिक पत्र एक प्रकाशित होता था जिसका नाम था पाटल। इसके माध्यम से नकेन वादी जो कवि थे, यानी तीनों कवि और उनके अन्य युवा सहयोगियों की कविताएं भी प्रकाश में आई, यानी पाटल पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त हुई, प्रकाशित हुई कौन सी कविताएं? नकेनवादियों की कविताएं और उनके समर्थक युवा कवियों की कविताएं। नकेनवाद से जुड़ा हुआ पत्र कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, पटना से प्रकाशित पाटल पत्र है। नकेनवादियों ने किसी भी प्रकार की परंपरा को स्वीकार नहीं किया, यानी इन्होंने हर प्रकार की परंपराओं का विरोध किया। इनकी दृष्टि में परंपराओं में बंधा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। नकेनवादियों की कविताओं में यौन प्रसंगों की भरमार है। इनकी दृष्टि में कविता केवल अवचेतन और अचेतन मन के प्रति जवाबदेह है, यानी समाज के प्रति, परिवेश के प्रति कविता की, कवि की कोई जवाबदेही नहीं। नकेनवादी मानते हैं कि अपने स्वयं के अवचेतन मन और अचेतन मन के प्रति ही जवाबदेह है कविता। नकेनवादियों कवियों ने शब्दों के स्तर पर बहुत अधिक प्रयोग किए। 1959 में प्रकाशित तीसरा सप्तक की भूमिका में अगेन नकेनवादियों की कटु आलोचना की।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस काव्य धारा को रूपवाद या कलावाद कहकर संबोधित किया, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जगदीश चंद्र माथुर ने डॉक्टर जॉनसन से नकेनवादियों की तुलना करते हुए इन्हें स्फुलिंग की भांति जो अनेक दीपकों को ताप और ज्वाला देता है स्वीकार किया है। ये कथन कहा गया है हिंदी साहित्य भाग 2 में कि जगदीश चंद्र माथुर ने डॉक्टर जॉनसन से नकेनवादियों की तुलना की, यानी नकेनवादियों की तुलना जगदीश चंद्र माथुर ने किससे की ये पता होना चाहिए, तो डॉक्टर जॉनसन से की। और उसको किसके समान बताया, स्फुलिंग यानी अग्नि की चिंगारियों के समान बताया जो अनेक दीपकों को ताप और ज्वाला देता है, ऐसा कहना है जगदीश चंद्र माथुर का। और ये उदाहरण हमें प्राप्त हुआ है हिंदी साहित्य कोश भाग 2 से। प्रपद्यवादी कवियों की भाषा साधारण जनों की भाषा से भिन्न है, दुरूह है, क्योंकि इन्होंने भाषा के स्तर पर, शब्द के स्तर पर बहुत सारे प्रयोग किए, अभी हमने पढ़ा। तो प्रपद्यवाद की उद्घोषणा के 9वें सूत्र में के अनुसार कवि प्रत्येक प्रयुक्त शब्द और छंद का स्वयं निर्माता है। यही कारण है कि इनकी भाषा जनसाधारण की भाषा नहीं है बल्कि कठिन भाषा है। नकेन के प्रपद्य की भूमिका में प्रयोगशील कवियों पर लगे आरोपों का अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली ढंग से उत्तर दिया गया है। किसके द्वारा, नलिन विलोचन शर्मा, जो नकेन के प्रपद्य के संकलनकर्ता और संपादक हैं। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। प्रयोगवाद और नकेनवाद पर हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि प्रयोगवाद की जो मूल अवधारणा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। प्रयोगवाद जब आप समझ जाएंगे तो नई कविता समझना आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, और जब नई कविता समझ लेंगे तो साठोत्तरी काव्य आंदोलन या कविता आंदोलन समझना भी आपकी बाएं हाथ का खेल होगा। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए बेसब्री के साथ। नमस्कार।